क्या करेंगे, वही जो कहते करते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का एक रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, और इसके अलावा AMU जामिया के लिए भी दूसरे एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12th, और चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, नाम है उसका एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ बंद कर कहिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? ये लॉ अभी हम लोग बताने जा रहे हैं, लेकिन ये जो लॉ है ये उसी तरह से है जिस तरह से गॉस थ्योरम हम लोगों ने किया था। जानते हैं गॉस थ्योरम को? याद है आप लोगों को? हम लोग गॉस थ्योरम कहाँ लगाते थे? कूलम्स लॉ के ऑल्टरनेट पे लगाते थे। जैसे कूलम्स लॉ को यूज़ करके हम लोग फोर्स निकालते थे, लेकिन कूलम्स लॉ सिर्फ हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए यूज़ करते हैं। अगर चार्ज किसी सरफेस पे या रॉड पे या किसी स्फेरिकल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ नहीं बल्कि गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालते थे हम लोग। कितनी बात समझ में आई? ठीक उसी तरह से यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ ऑल्टरनेट है बायर-सेवरेट लॉ का। बायर-सेवरेट लॉ में क्या करते हैं, जब करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका हम लोगों ने रिलेशन डराइव किया है डेफिनिट इनडेफिनिट लेंथ के लिए बायर-सेवरेट लॉ के हेल्प से। लेकिन क्या बताया कि अगर हमारा चेक करेंगे तो उसको एम्पियर वो जो है जो लॉ है बायर-सेवरेट लॉ, उसका जो अल्टरनेट है एम्पियर सर्किटल लॉ भी है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताया है कि उसका जो रिलेशन दे रखा है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ क्लोज लूप इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई। म्यू टाइम्स ऑफ आई। गॉस थ्योरम में याद है हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते थे तो बोलते थे क्या था, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लूज्ड इन इट। ये था गॉस थ्योरम में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय क्लोज लूप इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द करेंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अब इसको हम लोग समझते हैं, पहले क्या दे रखा है और उसके बाद उसको रिलेशन लिखते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लिख रहे हैं, ठीक है ना? क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट the total magnetic field is magnetic field along a closed loop is line integration of magnetic field produced in a closed loop is equal to epsilon naught times mu times of current passing through
passing through the current carrying wire, current carrying wire। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट में दे रखा है, लेकिन इसका अगर हम लोग रिलेशन लिखते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ के हिसाब से, तो जैसे ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट जा रहा है, तो मैक्सवेल के हिसाब से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगा, राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब रूल लगाएंगे, और इसके हिसाब से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होगा क्लोज लूप में। ठीक है ना, ये इधर से जाएगा और ये इधर से निकल के आएगा ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बी। कितनी बात समझ में? और ये जो स्मॉल लेंथ लेगी, मान लो स्मॉल लेंथ लेते हैं, तो ये स्मॉल लेंथ डीएल है ये। ठीक है, तो डीएल जो ना स्मॉल लेंथ होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो उसका जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। टेंजेंट का डायरेक्शन, ये जो स्मॉल लेंथ है वो टेंजेंट कहलाएगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आएगा। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया इसके हिसाब से एम्पियर सर्किटल लॉ के, बी डॉट डी एल का क्लोज लूप लेंगे। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ आई। म्यू तो जानते हैं कितना वैल्यू हो जाएगा म्यू का, हम लोग जानते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻7, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से फॉर्मूला दे रखा है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, जैसे हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ में पहले हम लोग लेंथ सेलेक्ट करते थे, फिर वहाँ पे एंगल कितना हुआ, फिर उसके बाद डेफिनेट लेंथ लेके इंटीग्रेट करके सब निकालते थे, और फिर बाद में फाइनली मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। हम लोग यही तो करते थे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन होगा। अब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, उतना हमें लेने की जरूरत नहीं। हमें डायरेक्ट एक क्लोज लूप देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन का म्यू टाइम्स ऑफ आई से रिप्लेस मार देंगे, जिस तरह से गॉस थ्योरम में हम लोग करते आए थे। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि गॉस थ्योरम अल्टरनेट है कूलम्ब्स लॉ का, इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ है अल्टरनेट है बायट-सेवर्ट लॉ का, लैप्लेस लॉ का। तो इसको यूज़ करके हम लोग दूसरा रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगर हम लोग एक क्लोज लूप को निकालेंगे तो कितना होगा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का, क्लोज लूप में कितना होगा एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। कितनी बात सुन में? आगे चलते हैं इसे मिटा के, और इसका ज़रा सा प्रूफ देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है ये प्रूफ करके दिखाते कि ये इसी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग। ये एक करंट कैरिंग वायर है आई, और इसके हिसाब से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस लूप के फॉर्म में, और ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, और यहाँ से जो लेंथ लेंगे स्मॉल लेंथ डीएल लेंगे हम लोग। ठीक, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, बी डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, यही तो लेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होगा, क्या बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है लूप के रेस्पेक्ट में, एक सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होता है वैल्यू सर्कुलर लूप के सेंटर पे। ये वैल्यू जो दे रखा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, ये याद है सर्कुलर लूप में
सेंटर पे अगर लिखते एक सिंगल लूप है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। ये dl हो गया, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। अब ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, I एक करंट जो जा रहा है ये भी एक कांस्टेंट है, और ये a रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो ये भी फिक्स है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप चेंज नहीं होता एक सर्कल का। तो ये सभी कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन a क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक है। अब इस dl जो है ना ये स्मॉल लेंथ है, ठीक, स्मॉल लेंथ है, तो dl अगर लेते हैं इसको पूरे को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें dl 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 स्मॉल लेंथ, तो टोटल जो 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन a इंटू 2 पाई a। यहाँ पे a जो है ना रेडियस के प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा म्यू टाइम्स ऑफ I। कितना समझ में आया? ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया एम्पियर सर्काइटल लॉ के अकॉर्डिंग कि कभी भी कोई भी इनक्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट की वजह से, वो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस वायर होगा, ठीक है। आगे हम लोग कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्काइटल लॉ का वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का, छोटे छोटे पार्ट्स लेकर बायट-सेवर्ट लॉ के कंसेप्ट को। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम लोग एम्पियर सर्काइटल लॉ के हिसाब से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल लेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्काइटल लॉ, ये एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग। और सबसे पहला एप्लीकेशन करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये देख रहे हैं हम लोग क्या दे रखा है कि अगर हम लोग एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, जैसे ये XY है, इससे करंट जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है इस तरह से, तो जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे बताया S.C. ओरेस्टन ने, वेन एवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका डायरेक्शन अगर पता करना चाहते हैं तो डायरेक्शन के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, और ये करंट जा रहा है तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से इन करेगा, इधर से आउट होगा। अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं P पॉइंट पे, ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ये जो P है, इस करंट कैरिंग वायर से बिल्कुल सीधा नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये R डिस्टेंस पे है। नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन अगर लेते हैं तो R डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो इस P से होते हुए जाए, उस तरह का एक हम सर्कुलर लूप ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो एक जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो P से होता हुआ जाए, उसका एक हम लोग लूप बना लेते हैं। इस तरह से एक हम सर्कुलर लूप बना लिए जो P से होते हुए जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से इन करेगा, इधर से आउट करेगा।
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का इधर का जो डायरेक्शन होगा, ये बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये एक स्मॉल लेंथ लेते हैं हम लोग डी एल, ठीक है ना, डी एल लेंथ है, और इस डी एल लेंथ का स्ट्रेट लाइन लेंगे और ये अलोंग द टेंजेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर लेंथ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, होता है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो दोनों का डायरेक्शन जो है ना सेम होगा। कितनी बात में। अब क्या बताया कि अगर हम लोग एम्पियर सर्काइटल लॉ के हिसाब से लें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट will be equal to mu times of I passes through it, mu times of I passing through this wire, ठीक है। तो according to Ampere circuital law, according to Ampere's circuital law, line integration of magnetic field, line integration of मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज गिवन एज बी डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी डी एल वैक्टर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई, ठीक है ना। तो क्या इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई, ये एम्पियर सर्काइटल लॉ के हिसाब से होता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। कितनी बात सुन में, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग, हाँ, बी डी एल का इंटीग्रेट करके। तो अगर हमने निकालना चाहते हैं नाउ बी डी एल क्लोज लूप, ऐसे ले लिया, क्लोज लूप ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर। कितनी बात सुन में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इतने डिस्टेंस पे तो सेम रहेगा, ये यहाँ पे जो लूप है, इस लूप के हिसाब से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है और डीएल जो लेंथ है ये भी उसी तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। और ये है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा इसमें, बी डी एल कॉस 0 डिग्री क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, ऐसे लिख दिया। कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1 आर, तो बी डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बी यहाँ पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, लेकिन ये जो लेंथ है डी एल, फिर यहाँ लेंगे डी एल, फिर यहाँ लेंगे डी एल डी एल डी एल, तो टोटल कितना लेंथ हो जाएगा वो हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो बी को तो बाहर निकाल लेते हैं और क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ले लेंगे, और इसके हिसाब से आएगा b इंटू 2 पाई आर, ये टोटल इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। कितनी बात सुन में, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। आगे चले, अब ये b डॉट डी एल का जो वैल्यू है इसके हिसाब से b इंटू 2 पाई आर हो गया, और एम्पियर सर्काइटल लॉ के हिसाब से ये आ गया हमारा। तो ये जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2 we get, क्या मिलेगा हमें, b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ i, ठीक है। और b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 पाई इंटू म्यू नॉट i अपॉन r, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। इधर से मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको इधर से मिटा रहा हूँ। इसको जो है थोड़ा और अरेंज करके लगता है, b इज इक्वल टू म्यू टाइम्स अपॉन 2 पाई i अपॉन r, ये इस तरह से हो गया।
अगर ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। वैसे हम ये आगे हमारा निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड। एक बार हम लोगों ने पीछे भी किया था, वो हम लोगों ने स्मॉल लेंथ फिर एंगल फिर साइन को चेंज किया था, फिर उसका हाइपोटेन्यूज लिया था, पूरा हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से ड्राइव किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है ना। और यही फॉर्मूला आया था उसका, और अब देखो कितना जल्दी से आ गया ये। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग का फ़ायदा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी भी करंट कैरिंग वायर से, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जिस तरह से गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे, किसी भी शेप पे चार्ज होगा, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ कर लेते हैं और उसके हेल्प से निकाल लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? एक मिनट जैसे इसको बंद करिए बेटा। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके निकाला हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। जो उस तरफ से कर रहे थे वो यहाँ पे शॉर्ट में आसानी से हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग करते हैं अगला, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसका रिलेशन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं ज़रा, पहले सोलेनोइड को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि जब भी कभी करंट कैरिंग वायर लेते हैं हम लोग, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कितनी बात सुन में? और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो क्या देखा है कि अगर सर्कुलर लूप में करंट चले तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है सबसे ज़्यादा सर्कुलर लूप के सेंटर पे होता है। सबसे ज़्यादा सर्कुलर के सेंटर पार्ट पे, सेंटर पॉइंट पे या सेंटर पे होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बात में? और अगर एक तो हम लोग कॉइल लेते हैं, अगर हम लोग आयरन सॉफ्ट आयरन ले तो सॉफ्ट आयरन में क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन जो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है ये? क्या मतलब वो है इसका कि उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, आर्टिफिशियल बार मैग्नेट बन जाता है सोलेनोइड, आर्टिफिशियल बार मैग्नेट। तो अब हम लोग दिखाते हैं थोड़ा डायग्राम बनाकर और उसको बताते हैं। तो क्या कि ये जो है हमारा, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन है ये, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन है ये इस तरह से। सॉफ्ट आयरन है ये, ठीक है। इसके ऊपर जो ना करंट कैरिंग वायर से कॉइलिंग कर देते हैं। तो ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, इसकी ये हम लोग कॉइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। इधर से करंट इन कराएंगे, इधर से करंट आउट हो जाएगा, ठीक। जब करंट कैरिंग वायर से ऐसे ऐसे चलेगा तो उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसका, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वाले कॉइल पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले कॉइल पे। तो ये आयरन जो है ना मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इस तरह से।
सारे सेंटर को अगर मिला देंगे तो ये जो सेंटर है ये यहाँ पे एक बार मैग्नेट बन जाएगा। ये सारे सेंटर को, सारे लूप के सेंटर को मिला देंगे तो ठीक है। और ये जो जिधर से अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो जो करंट इधर से जैसे ऐसे लूप पे ऐसे ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, जिधर से करंट इन करता है वो तो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिधर से इन आउट होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। कितनी बात सुन में? तो ये जो है ना एक साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगा और ये जो है ना नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा ये, ठीक है। और जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो इसकी वजह से यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इन करेगा। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इन करेगा ऐसे बार मैग्नेट से। कितनी बात समझ में आई? तो ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जाने लगते हैं। कितनी बात समझ में? और ये जो है, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगे और साउथ में जाएंगे ये, ठीक। ये जो कोर है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और इसका कितना स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करता कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। तो क्या फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस बार मैग्नेट का, इसको निकालना चाह रहे हैं। और इसे निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम्पियर सर्काइटल लॉ का कंसेप्ट, ठीक है, एम्पियर सर्काइटल लॉ। अब ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इधर से निकल के नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है तो ये एक क्लोज लूप हो गया इधर से। ऐसे बहुत सारे लूप्स बनेंगे। तो किसी पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो बताया क्या कि ये अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, इसके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। जैसे एक हम लोग लेंगे इसको इस तरह से, ठीक है, इसका जो है ना एक रेक्ट, जैसे इस पॉइंट पे लेना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड तो इसको हम लोग ये इस तरह से एक हम लोग क्लोज लूप बना लेंगे ये, ठीक है ना। जैसे हम लोग इस मान लीजिए पी पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये तो क्लोज लूप था तो इसका जो शेप तो है नहीं, रिंग होता या कोई, तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं, इसको रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। और इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी हो गया। कितनी बात सुनने? ये हमारा एक क्लोज लूप हो गया और इस क्लोज लूप से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालने चाह रहे हैं। कितनी बात सुन में? तो इसको निकालने के लिए हम लोग चल रहे हैं एम्पियर सर्काइटल लॉ यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं उसको, ठीक है। कितनी बात सुन में? तो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्काइटल लॉ टोटल मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is line integration of magnetic field, line integration of magnetic field is equal to mu times of current passing through the wire, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द वायर। कितनी बात सुनी? तो वायर के थ्रू जो है कितना होगा, कितनी बात समझ में आई? ये जो है म्यू मैग्नेटिक फील्ड डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, मैं एम्पियर सर्काइटल लॉ के हिसाब से।
ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये तो हमारा हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसको देखते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, कितना वैल्यू आता है। तो यहाँ चलते हम लोग और इसका वैल्यू निकालते हैं। नाउ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब ये जो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल लिया है जो पी पॉइंट से होते हुए जा रहा है। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, या यहाँ पे देखना है, या यहाँ पे देखना है, जो इसको क्लोज लूप को कवर कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो क्या देगा ये टोटल। तो ये जो क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप को यहाँ से ए बी सी डी नाम दे देते हैं हम लोग, रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। क्लोज लूप का नाम ए बी सी डी हो जाएगा ये, ठीक। ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, टोटल लाइन इंटीग्रेशन को प्लस कर देंगे ना तो क्लोज लूप का आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं ए टू बी, बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल, फिर प्लस डी टू ए, बी डॉट डी एल। कितनी बात समझ में? नहीं समझ में आया? इस वाले लाइन में इंटीग्रेट करेंगे, इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, इस लाइन को, हाँ क्लोज लूप। अगर ये प्रॉपर, जैसे पीछे वाला में क्या था, एक सर्किल लिया था तो सर्कल ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना के इसका पूरा क्लोज लूप बना लिया। अब क्या समझ में आया कि ये क्लोज लूप का पूरा लाइन इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग, हर एक लाइन का। कितनी बात समझ में आई? अब ये देखिए ए टू बी ऐसे ही रहने देते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आएगा। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेट का डायरेक्शन हो जाएगा, और लेंथ भी इधर ही लेंगे हम लोग, ये डी एल लेंगे तो लेंथ भी इधर ही लेंगे हम लोग, तो दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ का डायरेक्शन सेम आएगा, यानी cos 0 डिग्री आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला पार्ट में, ये यहाँ पे ए टू बी वाला में, ए से बी तक में, देख रहे हैं ना, ये लाइन इंटीग्रेशन ए टू बी, बी डी एल cos 0 डिग्री। कितनी बात समझ में आई? बी टू सी में देखिए, ये बी डी एल cos 90 डिग्री आ जाएगा बी टू सी में। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर है और ये लाइन जो है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। सी टू डी, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं बी डी एल cos 180 डिग्री ले सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? और फिर इसके बाद ये सी टू डी है ये, और यहाँ पे डी टू ए, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन डी टू ए इज इक्वल टू बी डी एल cos 90 डिग्री। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, यहाँ तक आ गया। इधर से मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे देखिए बी डी एल cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। बी डी एल कौन है से, ये -1 हो जाएगा, और ये डी एल 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करके लिख रहे हैं, बी डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, हमें मिलेगा बी डी एल ए टू बी, फिर प्लस ये 0 हो गया 90 की वजह से, फिर ये हो जाएगा माइनस सी टू डी बी डी एल, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 0, तो फिर ये 0 हो गया। कितनी बात समझ में आई है? अब क्या बताया कि ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम लोग,
ए बी सी डी, हमारे पास बचा एक टर्म ये ए टू बी बी डी एल और फिर माइनस सी टू डी बी डी एल, ये दो बच गए, 2 0 हो गया। आगे चले हम लोग, आगे बताया क्या कि ये जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का सी टू डी, ये सी टू डी ये वाला है, ठीक, और ये जो मेन करंट कैरिंग कॉइल ये है, मेन, हाँ बीच वाला करंट कॉइलिंग ये है। जो ये मेन करंट कॉइलिंग होगा तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, कितनी बात समझ में, लेकिन इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, कितनी बात समझ में। तो ये जो इतना दूरी पे है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा पर इसका जो सेंटर पे है इसके कंपेयर में बहुत ही कम होगा। So the strength of magnetic field along the CD will be very small as compared to AB. So it can be neglected. कितनी बात सुन में, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ the strength of magnetic field along CD is very small as compared to AB. So it can be neglected. It can be neglected. तो इसे हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। कितनी बात समझ में दिख रहा है सबको। जब इसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हम इसे मिटा रहे, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, मिटा रहे हैं इसको। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 चल ही रहा है, ये बी डी एल, ये इक्वेशन नंबर 1 था। जब इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, बी वेक्टर डी एल ए बी सी डी के लॉन्ग लेंगे तो हमारा इसको तो नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, ए टू बी बी डी एल, इसे हम लोग कर रहे हैं। यानी जो पूरे इस क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ ए बी के लॉन्ग जितना होगा वही काउंट होगा। अब क्या बताया कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ये तो बी सेम रहेगा, स्ट्रेंथ जो है ना हर जगह बराबर होगा, और डी एल जो है ना यहाँ से छोटे छोटे लेंथ को ऐड करते 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 ये लेंथ ऑफ द सोलेनोइड के बराबर हो जाएगा। ये एल जो है ना लेंथ ऑफ द सोलेनोइड के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, ये बी डॉट डी एल ए बी सी डी इज इक्वल टू, बी को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम लोग ए से बी तक ले लेंगे, ये डी एल को, तो ये आ जाएगा बी इंटू एल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कितनी बात समझ में, ये आगे चले हम लोग। अब हम लोग 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये देखिए ये वाला जो वैल्यू था ये म्यू टाइम्स ऑफ आई एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से, और ये जो वैल्यू है ये बी एल के बराबर है। तो नाउ बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई। यहाँ पे जो करंट है ये तो हम लोगों ने करंट लिया, करंट पासिंग थ्रू द वायर, लेकिन ये जो यहाँ पे जो वायर जो है ना ऐसे कॉइल के फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है, ये जो करंट है ये से तो सीधा करंट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो टोटल करंट है ऐसे कॉइलिंग 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 करके गया हुआ है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका, एन लेंगे, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू एल। तो ये जो आई है, ये जो करंट है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन एल आई, ये हमारा हो जाएगा, इतना आ जाएगा ये करंट की जगह पे। कुछ बात समझ में आई ये कैसे हो रहा है? हाँ, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इधर से मिटा के, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
देखो जैसे एक वायर होता है, एक वायर में करंट जा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट करंट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वायर करंट जो है वायर में नहीं जा रहा, ऐसे लूप बना रहा है ये, ठीक है ना। तो अब जो लेंथ ऑफ द वायर जो टोटल करंट होगा, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना करंट, फिर इसमें तो एक पूरा सरकमफ्रेंस लेंगे उसका, ठीक है ना। या यूँ कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है, एन हो जाएगा। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे जैसे एक ही जगह पे 3 दफ़ा घुमा दिया, 1 2 3 एक ही जगह पे, ठीक है ना। और मान लो ये टोटल लेंथ एल है, तो यहाँ से यहाँ तक हर जगह 3 दफ़ा घुमाया होगा, तो टोटल कितना सर्किल बना होगा, तो उतना लंबा वायर करंट कैरिंग वायर हो जाएगा वो। उसको जब सबको खोल देंगे ऐसे खींचेंगे तो उतना लंबा करंट कैरिंग वायर हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसका एन एल आई यानी करंट की जगह पे हम लोग इतना लेंथ लेंगे, यानी टोटल करंट कितना हो जाएगा उसमें। कुछ बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने इस करंट को एन एल आई से चेंज किया है, क्योंकि उसमें जो वायर है वो इतना लंबा होगा, क्योंकि कई जगह कई कॉइलिंग हो चुका है। ए बी से यहाँ पे अगर हम लोग एल से एल कैंसिल करेंगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। हाँ, तो ये क्या समझ में आया, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके सोलेनोइड के अंदर बनेगा, वो है म्यू नॉट, ये तो वैल्यू होता है म्यू नॉट अपन 4/10⁻⁷ होता है। और ये एन जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आई जो है ना करंट कितना चल रहा है। तो इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है मेनली किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। यानी ऐसे एक कॉइल पे जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कितनी बात में, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये हुआ सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अलोंग द सेंट्रल पार्ट, एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से हम लोग निकाल लिया, ठीक है ना। ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल निकालना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होता, डिफ़िकल्ट होता, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से ये बहुत आसानी से निकाल दिया। क्या बताया आगे, इसको बताते हैं, मिटा दो इसको, समझ में आ गया। ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये मिटा रहे हम लोग, जो इस पार्ट में है, यहाँ पे है, इस वाले सेंट्रल पार्ट में है, वहाँ तो हर जगह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लेफ्ट में भी आगे भी है पीछे भी है। जैसे पीछे वाला कॉइल से पीछे है, अगला कॉइल से आगे भी है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हर कॉइल से आगे पीछे हर जगह बना रहा है। लेकिन बिल्कुल एंड पे जब पहुँचेंगे, बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा सिर्फ हाफ साइड से बनेगा, क्योंकि इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, इसके आगे है, और इसके पास पीछे है आगे नहीं है। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो एंड पे होगा वो बीच वाले मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में हाफ होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the end of solenoid is half of its central magnetic field, ठीक है ना। B at end is equal to B at center, half of B at center, ठीक है ना। अब बी एट सेंटर कितना है, हाफ म्यू नॉट एन आई के बराबर हो जाएगा ये। तो ये एक हमारा एन का दे रखा है। अगर हम लोग इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा होगा इसका ग्राफ, वो बताने जा रहे हैं। इसको ये हम लोग मिटा दे रहे हैं इसको, और इसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो है अगर बिल्कुल सेंटर में लेते हैं हम लोग ऐसे, तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो मैक्सिमम रहेगा इधर, ठीक है ना, यहाँ तक। फिर किनारे में जैसे एंड पे पहुँच गया
तो n पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, ये हाफ हो जाएगा। ये टोटल b है सेंटर पे, और ये यहाँ पे b/2 है, ठीक है ना, यहाँ पे b/2 है, यानी किनारे पे जाने के बाद हाफ हो गया। और बीच में यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल टर्मिनल से पहले पहले तक, वहाँ पे मैक्सिमम b चल रहा है। तो ऐसा एक ग्राफ बनता है ये हम लोग ऐसे दिखाते हैं इसको। ठीक है ना, और ये हाफ है यहाँ से आता, ये सेंटर ले लिया कॉइल का। तो ये वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड दे रखा है। ये अगला एप्लीकेशन दे रखा है, अगला भी इसी तरह का है, लेकिन उसको हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। खाली मैं फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, खाली मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। क्या दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड। टोरॉइडल सोलेनोइड, ये मिटा दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड, ठीक है ना, टोरॉइडल सोलेनोइड। टोरॉइडल सोलेनोइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। क्या बताया कि जैसे ये हमारा एक स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पे जो है ना, ये दो तरह का, इस तरह का एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और इस पे जो है ना करंट कैरिंग वायर जो है, इस तरह से ये हम लोगों ने कॉइलिंग की है, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये टोरॉइडल सोलेनोइड बनता है। जब ये इसमें करंट जाएगा तो इसके सेंट्रल पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये इसके सेंटर पे, बाहर भी बनेगा मगर वीक होगा, बहुत कम होगा। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक। और कितना होगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये B = μ0 N I के बराबर, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना, सेम चीज़। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ हम लोग निकालेंगे, वहाँ पे याद है करंट की जगह पे हम लोग ने क्या यूज़ किया था, NLI यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, N2πr, यानी कि इसका जो रेडियस है ना R, इसका सरकमफ्रेंस लेंगे लेंथ की जगह पे। तो N2πRI, ये इतना लेंगे, बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग L ले रहे थे, और इसमें हम लोग 2πr लेंगे उसकी जगह पे, बाकी सब ऐसे ही है। तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड का, टोरॉइडल सोलेनोइड का ये आ गया। ये कुछ एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ का, ऐसे तो और भी बहुत जगह एप्लीकेशन है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में दे रखा है इसको समझने और करने के लिए, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक करेंगे, देखते हैं उसके बाद का, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो और फर्दर समझने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ठीक है ना।